प्यारे बच्चों, ये YouTube पर एक नया चैनल बनाया गया है रॉयल एजुकेशनल हब के नाम से, और इस चैनल पर आपको मैं परमानेंटली पढ़ाऊंगा। मेरा नाम मोहम्मद अफसरून है और मैं BSc फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। फ़िलहाल मैं 2 इंटर कॉलेज में पढ़ाता हूँ और एक कोचिंग सेंटर चलाता हूँ। तो लॉकडाउन के दौरान जब सब बच्चे अपने घरों में उलझ गए तो हमें ये आइडिया आया कि क्यों ना हम ऑनलाइन पढ़ाएं। तो आज से हम इस चैनल पर ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे और इस चैनल पर आपको 12th फिजिक्स बिल्कुल शुरुआत से और लास्ट तक पढ़ाया जाएगा। तो जो बच्चे 12th का फिजिक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं और 12th का पूरा फिजिक्स यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, 12th फिजिक्स शुरू करते हैं हम इस चैनल पर आज। तो 12th का जो फिजिक्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहले पार्ट में जो तुम पढ़ोगे उसमें तुम्हें पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगर हिंदी में बात करें तो वैद्युत चुंबकीय। पूरा का पूरा जो तुम्हारा फर्स्ट पेपर है उसमें वैद्युत चुंबकीय के अलावा कुछ भी नहीं है। उसमें केवल तुम वैद्युत और चुंबक के बारे में ही पढ़ोगे। तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। वैद्युत चुंबकीय। और 12th में इसको ही 3 यूनिट में डिवाइड किया गया है। इसकी जो सबसे पहली यूनिट है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी का बच्चों मतलब ये होता है कि यहाँ पर तुम्हारा जो आवेश है वो एक ही स्थान पर रहेगा। मतलब चार्ज जो है वो रेस्ट पर रहेगा, चार्ज कहीं भी नहीं चलेगा। तो स्थिर वैद्युतिकी में आप पढ़ोगे चार्ज एट रेस्ट। मतलब चार्ज जो है वो एक जगह पर ही रहेगा, कहीं भी मूव नहीं करेगा। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद 4-5 चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पढ़ने के बाद यहाँ पर आता है मैग्नेटिज्म 12th में। तो मैग्नेटिज्म तुम्हें कब पढ़ना है? मैग्नेटिज्म जब पढ़ना है जब तुम्हारा आवेश जो है वो मूव करना शुरू कर दे। चार्ज जो है, चार्ज मूव करेगा लेकिन कांस्टेंट स्पीड से। कांस्टेंट स्पीड का मतलब एक नियत वेग से चलेगा। मतलब ऐसे नहीं कि कभी तेज़ चल रहा है चार्ज, कभी आहिस्ता चल रहा है, उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। और तुम्हें पता होना चाहिए चार्ज जब चलना प्रारंभ हो जाता है तो वो धारा बना देता है। तुमने पढ़ा होगा आवेश के प्रवाह को धारा बोलते हैं। और प्यारे बच्चों, जब किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। और इसके बाद जो तुम्हें लास्ट यूनिट पढ़ने को मिलेगी जो कि बहुत ही छोटी है, उसको हम बोल लेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मतलब इसमें तुम्हारा वैद्युत भी होगा और चुंबक भी होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में तुम पढ़ोगे, जैसे एक्स रेज हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे बॉडी का एक्सरे होता है। एक्स रेज को तुम नहीं देख सकते लेकिन उसकी विशेषता ये होती है कि तुम्हारे बॉडी के फ्लैश के अंदर से जाकर तुम्हारी बोन्स का फ़ोटो ले लेती है, जिससे डिटेक्ट करने में मदद होती है कि बोन्स जो हैं वो तुम्हारी कहीं से टूट तो नहीं गई। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में तुम पढ़ोगे आवेश को त्वरित करना। त्वरित आवेश के बारे में पढ़ोगे। त्वरित आवेश का मतलब आवेश की जो स्पीड है उसके साथ कुछ छेड़छाड़ होगी, वो ज़्यादा या कम होगी। ये तुम्हें पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में। तो पूरा का पूरा 12th का जो फिजिक्स है वो इन 3 यूनिटों में बटा हुआ है। फर्स्ट जो तुम्हारा पेपर है, इन ये 3 ही यूनिट हैं जो कि बहुत तुम्हें ध्यान से पढ़नी है। और इसमें पहला यूनिट शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पहला पार्ट है, जो पहला चैप्टर है, उसका जो नाम है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज।
वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश। प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो तुम्हारा चार्ज पर यानी आवेश पर ही आधारित है, पूरा का पूरा चैप्टर। तो सबसे पहली चीज़ है कि तुम्हें चार्ज का ही पता लग जाए, चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है। तो तुम्हें पता होना चाहिए, जैसे इस ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु का द्रव्यमान होता है वैसे ही आवेश होता है। द्रव्यमान को हम बोलते हैं मूलभूत विशेषता, मतलब ये हर एक बॉडी में होना ही होना है द्रव्यमान। ऐसे ही चार्ज भी एक मूलभूत विशेषता है, ये भी हर एक बॉडी में तुम्हें मिलेगा। ये अलग बात है कि बॉडी तुम्हारी उदासीन भी हो सकती है, लेकिन उदासीन बॉडी के अंदर भी चार्ज जरूर होता है। जितना पॉजिटिव होता है उतना ही उदासीन के अंदर निगेटिव होता है। तो इतनी बातें तुम्हें ध्यान रखनी है बहुत ज़्यादा कि चार्ज जो है, आवेश जो है वो एक मूलभूत विशेषता है। इंग्लिश में बताएं तो बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है आवेश। आवेश हर जगह मिलेगा तुम्हें, हर एक बॉडी में। और प्यारे बच्चों, आवेश की जो SI यूनिट होती है वो कूलाम होती है, ठीक है। आवेश का मात्रक कूलाम है। और यहाँ पर इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो हमें पता होना चाहिए जो लाइक चार्ज होते हैं, मतलब सजातीय, मतलब एक जैसे जो आवेश होते हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, एक जैसे आवेश बोलते हैं इनको लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस में हमेशा रिपल्सन होता है, मतलब जब भी ये कभी भी एक दूसरे के करीब आएंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब दूर भगावेंगे। लेकिन अनलाइक चार्जेस जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही है तुम्हें? उम्मीद करता हूँ आ रही होगी। जो लाइक चार्जेस हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, उनमें रिपल्सन होगा, और जो पॉजिटिव और नेगेटिव है उनमें अट्रैक्शन होगा। और आवेश का जो मात्रक है वो कूलाम है। और आवेश तुम्हारी एक मूलभूत विशेषता है, जैसे कि द्रव्यमान है। लेकिन आवेश और द्रव्यमान में कुछ डिफरेंस हैं, वे हम तुम्हें अभी बताते हैं। तुम्हें बहुत ही ध्यान देना है इस चीज़ की ओर। तो आइए बच्चों, अंतर करते हैं आवेश। तो देखो बच्चों, आवेश और द्रव्यमान, इनमें कुछ डिफरेंस है आवेश में और द्रव्यमान में, ये तुम्हें याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। सबसे पहली बात, आवेश जो होता है तुम्हारा वो 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स मतलब 2 प्रकार का होता है। लेकिन जो तुम्हारा द्रव्यमान है वो केवल 1 प्रकार का होता है। और याद रखो, द्रव्यमान कभी भी निगेटिव नहीं होता। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि एक आदमी का वजन माइनस में 50 किलोग्राम था। द्रव्यमान हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। द्रव्यमान कभी भी निगेटिव नहीं होगा। और आवेश तुम्हारा पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, दोनों प्रकार का हो सकता है, ठीक है भाई प्यारे बच्चों। और सबसे ख़ास बात, जो आवेश और द्रव्यमान में जो अगला डिफरेंस है, तुम्हारा जो आवेश है उसमें अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। लेकिन द्रव्यमान में हमेशा अट्रैक्शन ही होता है। यहाँ पर रिपल्सन भी संभव है और अट्रैक्शन भी संभव है, मतलब यहाँ पर आकर्षण भी हो सकता है और यहाँ पर प्रतिकर्षण भी हो सकता है। लेकिन द्रव्यमान में हमेशा अट्रैक्शन होगा। मतलब अगर 2 बॉडीज़ जिनमें द्रव्यमान है, अगर वे एक दूसरे के पास आएँ तो वे कभी भी एक दूसरे को रिपेल नहीं करती, हमेशा अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। और बच्चों, अगर जो डिफरेंस है, तुम्हारा जो आवेश है वो कभी भी स्पीड पर निर्भर नहीं करता, यानी चाल पर निर्भर नहीं करता, स्पीड पर निर्भर नहीं करता। लेकिन द्रव्यमान जो है वो प्यारे बच्चों स्पीड पर निर्भर करता है, चाल पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। आगे चल के हायर क्लासेस में तुम पढ़ोगे आइंस्टीन का रिलेटिविटी थ्योरी के बारे में, जो कि वहाँ पर एक फॉर्मूला होता है m = m0 √1 - v² / c²।
ये फॉर्मूला बताता है हमें कि अगर कोई बॉडी एक जगह पर रखी हुई है तब उसका द्रव्यमान अलग होगा, लेकिन अगर वही बॉडी स्पीड में आ जावे, कुछ चाल से चलने लग जावे, तब उसका द्रव्यमान अलग हो जाएगा। यहाँ पर m0 जो होता है ये विराम द्रव्यमान होता है, मतलब जब तक कोई चीज़ एक जगह पर रखी है उसके द्रव्यमान को हम बोलते हैं विराम द्रव्यमान। और v जो है वो उस तुम्हारे कण की या पिंड की चाल होती है, मतलब वो कितनी चाल से चल रहा है। और शीत बच्चों तुम्हें पता होना चाहिए प्रकाश की चाल होती है, और प्रकाश की चाल जो है वो सबसे फास्टेस्ट स्पीड है। ये भी चीज़ें तुम्हें इतनी पता होनी चाहिए। और प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब आप बच्चे सोच रहे हो कि जब किसी चलती हुई बॉडी का द्रव्यमान अलग होता है और स्थिर बॉडी का द्रव्यमान अलग होता है तो हमें ये महसूस क्यों नहीं देता। तो प्यारे बच्चों देखो इस फॉर्मूले की ओर अपना ध्यान आकर्षित करो। जब भी तुम्हारी कोई बॉडी दौड़ती है दैनिक जीवन में तो उसकी जो चाल होती है वो होती है 100 मीटर प्रति सेकंड, 200 मीटर प्रति सेकंड। अगर हम यहाँ पर उसकी चाल को रखें, मान लो हमने यहाँ पर 100 मीटर प्रति सेकंड रख दिया। देखो ध्यान दो, मान लो कोई तुम्हारे पास कोई मनुष्य है, वो 50 किलोग्राम वेट का है और वो जो मनुष्य है वो दौड़ रहा है 100 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। तो तुम यहाँ पर 100 रख दोगे, 100 के ऊपर स्क्वायर करोगे, अपॉन में सी की वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए 3 × 10⁸, इसका भी तुम्हें स्क्वायर करना होगा। तो m बराबर तुम्हारे पास आ जाएगा 50 अपॉन √1 -1000 अपॉन 9 × 10⁻16। अब बस यहाँ पर ध्यान दो, देखो ये घात 16 हैं और ये घात 4 हैं। अगर हम इन 4 जीरो को भी काट दें तो यहाँ पर घात तुम्हारी 12 बचेंगी, और 12 घात जब तुम ऊपर ले जाओगे तो -12 हो जाएंगे। मतलब ये जो तुम्हारा ये इतनी जो राशि है, ये इतनी जो वैल्यू है, ये बहुत ही छोटी हो जाएगी। जब बहुत ही छोटी को तुम 1 में से घटाओगे तो बहुत छोटी चीज़ को 1 में से घटाने पर लगभग 1 ही बचेगा, और अगर अंडर रूट में 1 आवेगा तो उसका वर्गमूल भी 1 ही होगा, यानी m बराबर 50 ही आवेगा। मतलब विराम द्रव्यमान भी 50 था, और जब वो मनुष्य दौड़ रहा है तब भी उसका द्रव्यमान 50 ही है। ये दैनिक जीवन में तुम्हारी लाइफ में मैटर नहीं करती है चीज़ द्रव्यमान की, लेकिन जब बात होती है बहुत ही छोटे कणों की, जैसे इलेक्ट्रॉन, तुम्हें पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन जो है वो इस दुनिया में पाया जाने वाला सबसे छोटा आवेश है, जिसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज होता है। हालांकि अब तक ब्रह्मांड में क्वार्क की खोज हो चुकी है। क्वार्क होते हैं बच्चों बहुत ही छोटे कण, जो कि इलेक्ट्रॉन से भी बहुत ही छोटे हैं, और जिनका चार्ज लगभग e/2 और भाई प्यारे बच्चों 3e/2 और भाई बच्चों 3e/4 के लगभग होता है। इनका चार्ज बहुत ही कम होता है, लेकिन अब तक क्वार्क को इन थ्योरीज़ में, इन किताबों में शामिल नहीं किया गया। तो इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज जो है वो इस दुनिया का सबसे छोटा चार्ज है। और तुम्हें इलेक्ट्रॉन का मास भी पता होना चाहिए। हम ऐसे लिखते हैं me, m का मतलब मास, e का मतलब इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम है। ये इतनी चीज़ें प्यारे बच्चों तुम्हें याद ही रखनी होगी अगर फिजिक्स पढ़ना है तो। और दूसरी चीज़ होती है प्रोटॉन। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, लेकिन डिफरेंस केवल इतना है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस का था तो प्रोटॉन पर चार्ज प्लस का है, केवल इतना डिफरेंस है। और प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से बिल्कुल अलग होता है, जो कि होता है 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम। और एक बात बच्चों ध्यान से बिल्कुल याद रख लो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा कम होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। देखो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर घात -27 है और यहाँ पे घात -31 है। माइनस में जिसकी घात जितनी छोटी होगी वो संख्या उतनी ही छोटी होगी। तो प्रोटॉन का मास हमेशा ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन का मास हमेशा कम होता है। ये बात तुम्हें याद रखनी है। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास इतना कम है, बहुत ही ज़्यादा कम। देखो घात -31 किलोग्राम है। कभी आप ये सोच रहे हो कि जी 31 किलोग्राम बहुत मास होगा, नहीं, बहुत ही कम मास है, नगण्य के बराबर द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन में।
और प्रोटॉन में थोड़ा सा उससे ज़्यादा है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम द्रव्यमान है। और प्यारे बच्चों, एक तीसरा जो तुम्हारा पार्टिकल होता है, इनको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन प्यारे बच्चों उदासीन होता है। उदासीन का मतलब इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। देखो इस पर चार्ज नहीं है, लेकिन ये बात नहीं कि जिस बॉडी में चार्ज नहीं है उसमें मास भी ना हो। जिस कण पर कोई चार्ज नहीं है ज़रूरी नहीं है उसका मास भी ना हो। मास न्यूट्रॉन में होता है और न्यूट्रॉन का मास लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। 1.6 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम न्यूट्रॉन का मास होता है। तो प्यारे बच्चों, ये सारी की सारी फिजिक्स के लिए बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं कि तुम्हें याद रखनी है। सबसे ख़ास डिफरेंस होता है, चार्ज तो स्पीड पर निर्भर नहीं करता। मतलब अगर तुम किसी चार्ज को दौड़ाओगे, उसकी चाल को बदलोगे, तो चार्ज जू का तू ही रहेगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम है, तो तुम उसे कितनी भी चाल से चला सकते हो, दौड़ा सकते हो, उसका मास हमेशा बदल जाएगा, मास बदल जाएगा, लेकिन चार्ज नहीं बदलेगा। ये बिल्कुल ख़ास तौर पे तुम्हें याद रखना है। चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, मास स्पीड पर डिपेंड करता है। तो स्पीड बदलने पर मास तो बदल जाएगा, लेकिन चार्ज कभी भी नहीं बदलेगा। चार्ज जिस पार्टिकल पर, जिस कण पर जितना है वो हमेशा उतना ही रहेगा। ये सारी चीज़ें तुम्हें याद रखनी है फिजिक्स पढ़ने के लिए। अगर इतनी चीज़ें याद रखोगे तो ही फिजिक्स पढ़ पाओगे, वरना फिजिक्स को तुम नहीं पढ़ पाओगे। ये चीज़ें याद कर लो सब प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश, न्यूट्रॉन का आवेश और तुम्हारे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ये चीज़ें तुम्हें याद रखनी होगी। जो तुम्हें कुछ डिफरेंस बताए आवेश में और द्रव्यमान में, डिफरेंस याद रखो और साथ साथ चीज़ों को नोट करते हुए चला करो अपनी कॉपी में। अगर नोट करोगे तभी इनसे कुछ बेनिफिट मिलेगा इन चीज़ों से, वरना कोई भी बेनिफिट होने वाला नहीं है।